हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं एक बहुत कमाल का चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपके सिविक्स का लास्ट चैप्टर है इस टर्म का, और इसको अब हम फटाफट तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट का ये अर्थ नहीं है कि हम आपको 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर भले ही सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो या ना हो, लेकिन हम आपको ऐसे ही जबरदस्ती चैप्टर पढ़ा दे, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड शुभम सर के लेक्चर्स हैं, वो जो पहले का लेक्चर गया है प्रिंट कल्चर का, वो 1 घंटे 20 मिनट की 21 मिनट की कुछ वीडियो है ना। आगे पीछे का इंट्रोडक्शन काट दो तो 1 घंटा 18 मिनट कुछ होगा, तो करीब 1 घंटे की वो वीडियो है, लेकिन उसमें काफी विस्तार से पूरा चैप्टर जो है आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इस वीडियो को भी उसी लेवल पे उसी इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे इस चैप्टर से वो कोशिश की जाएगी कि आपको लेक्चर के बीच बीच में बताया जाए। इस चैप्टर का अगर आपको इन डेप्थ वीडियो लेक्चर देखना है तो लास्ट ईयर मैंने बनाया था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, वो आप जाकर के अलग से देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज पॉइंट्स हाईलाइट कराए गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स क्लास में ही याद करवाए गए हैं। ठीक है, जो हमारी फिलॉसफी हमेशा से रही है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, शुभम सर के लेक्चर्स ऑडिटोरियम नहीं है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा आप उसको यहीं पे इसी वक्त मेरे साथ ही उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी में क्या क्या है, ये चैप्टर शुरू होता है एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी से। वो अकाउंटेबल है नहीं, है ना, अकाउंटेबल, या फिर आप कह सकते हो एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, है ना, बहुत सारी चीजें एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, आप इनके बारे में बात करते हो। उसके बाद ये चैप्टर डेमोक्रेसी के एक एक एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, और इस तरीके से ये चैप्टर बात करता है कि डेमोक्रेसी इस चीज को फुलफिल कर सकता है या नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट कर रहा है। सोशल डाइवर्सिटी यानी कि क्या, सोशल समाज, डाइवर्सिटी भिन्नता, सोशल डाइवर्सिटी यानी कि समाज में जो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, ब्राह्मण दलित, है ना, पारसी जैन, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं समाज में, तमिल तेलुगु कन्नड़ मराठी बिहारी, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो समाज में डाइवर्सिटी तो बहुत है, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन तो है, लेकिन इन सब सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट कैसे करता है, इतनी भिन्नता होने के बाद भी कैसे लोकतंत्र लोगों को जोड़ करके रखता है, ये वो सवाल जो है ना, ये सवाल पूछा जाता है, हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, या फिर डज इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन पॉवर्टी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं, वो इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। पहले तो डेमोक्रेसी क्या है, एकदम सिंपल में, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। हालांकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कई बार, क्योंकि ये कोई डेफिनेशन नहीं थी, आप इसको डेफिनेशन में लेकिन लिख सकते हैं। ये क्या था, ये बहुत फेमस सेइंग थी जो एक अमेरिकन राष्ट्रपति कभी कहा करते थे कि डेमोक्रेसी तो वो सरकार है जो ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है ना। डेमोक्रेसी जो है आप ये लिख सकते हो कि democracy is a government which is of the people, for the people, by it stands for, democracy is the people's government na. People have the ultimate power or people have the ultimate say in a democratic nation. ठीक है, इसमें कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि डेमोक्रेसी को अगर आप तोड़ करके लिखेंगे डेमोस और क्रेशिया, ठीक है, 2 शब्द बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, पीपल्स रूल, इस तरीके से 2 शब्द जो है बनते हैं। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन जो है वो आप लिख दीजिएगा, उस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी क्या है, इट लिटरली मीन्स पीपल्स रूल, पीपल आर एट द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल हैव द अल्टीमेट से, दे आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आपको ये भी पता है क्या होता है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, याद रखिएगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जहाँ पे हम अपना रिप्रेजेंटेशन, हमारे उम्मीदवार भेज देते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह हम आपके और मेरे जैसे हम देश के नागरिक विदेशी मीटिंग नहीं अटेंड करते, हमने अपने बदले में एक उम्मीदवार को वहां पर भेज दिया है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे फेमस है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि 120 करोड़ लोग ही मिलकर ही सारे निर्णय हम लोग ही लेंगे, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। ये भी आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में अगर वो कभी पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि चैप्टर सिंपल लगता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार वो, ठीक है ना। व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना, तो उसको मेंशन 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, है ना, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या है, देखिए इसको मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा समझाने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा होगा, तो उसमें एक शब्द आता है एब्सोल्यूटिज्म। सो डिक्टेटरशिप इज एन एब्सोल्यूटिज्म रेजीम, या एब्सोल्यूटिज्म लिखना गलत होगा, इट इज़ एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम, ठीक है। डिक्टेटरशिप को आप क्या कह सकते हो कि इट इज़ एन एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम। एब्सोल्यूटिस्ट यानी कि वन विच हैज़ एब्सोल्यूट पावर, नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, कोई लगाम नहीं हो, बेलगाम घोड़ा नहीं होता कि कोई लगाम नहीं है, कहीं पर भी दौड़ रहा है आप उसको खींच ही नहीं रहे, खींचने के लिए लगाम तो चाहिए, कोई लगाम ही नहीं है जहां उसको दौड़ना है। नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, you know, you can exercise whatever how much so ever power on whatever guy in whatever way। कोई सड़क से चल के जा रहा है, उसको उठा के जेल में डाल दो, क्यों पता नहीं, इसका घर जला दो, क्यों, कोई क्वेश्चन नहीं, बोल दिया तो करना है। ये क्या होता है, डिक्टेटरशिप में होता है। और डिक्टेटरशिप एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम ही है, तो तुम ये लिख सकते हो डिक्टेटरशिप क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम है ना। वेयर द सिस्टम इज ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज मतलब क्या है कि सेंटर में एक ही बंदा, सर्कल में एक ही सेंटर होता है। डिक्टेटरशिप में एक ही बंदे के पास पूरी पावर है, एक ही व्यक्ति के पास, वो जो बोलेगा वही सही। देयर इज नो रिस्ट्रेंट ऑन हिज पावर एक्सरसाइज्ड। सो डिक्टेटरशिप वही होता है, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड लीडरशिप होता है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। आप अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखिएगा। डिक्टेटरशिप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, which is a form of government with an absolute regime, there is no restraint on the power exercised, you know, such a form of government is usually centralized, है ना। एग्जाम्पल्स यू नो ऑफ डिक्टेटरशिप इन द पास्ट कुछ दे सकते हो, जर्मनी वगैरह हिटलर के समय पे। खैर, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम? The expected and actual outcomes of democracy can be assessed by quality of government, इकोनॉमिक वेलबींग, इक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये सवाल जो है अलग से कभी ये इसको याद मत करना अभी, ठीक है ना। वो यहाँ पे तुमको ये पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है या फेलियर है ना। डेमोक्रेसी का आउटकम है, ये हम कैसे असेस करें यानी कि कैसे जज करते हैं हम, ठीक है, वो ये आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का आउटकम आप कैसे जज करते हो? आप ये देखते हो कि वो जिस देश में डेमोक्रेसी है उस देश के लोग जो हैं क्या उनका वेलबींग है, क्या वो अच्छे से रह पा रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या इनइक्वालिटी, अनेकता कितनी है, सोशल डिफरेंस है, सोशल यानी कि सोसाइटी, समाज में कितनी ऊंच नीच है, फ्रीडम कैसा है, डिग्निटी कैसी है। आपको इतनी चीजें याद नहीं रखनी है। कल को अगर वो पूछते हैं कि हाउ डू यू असेस अ डेमोक्रेसीज आउटकम, या हाउ कैन वन असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, हाउ इज डेमोक्रेसीज आउटकम असेस्ड? So a democracy's outcome is assessed by looking at the people who are living in that democracy, है ना। जो लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आर देयर यू नो हैविंग इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमी पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करके अभी भी वो झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है। बच्चों के जितने ख्वाब है वो भटियार खाने में, चूल्हे में जल रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, दे आर फिनिश्ड। नो, वी डोंट वांट दिस। So basically, how do we assess democracy's outcome? We assess it by looking at the quality of life in that particular country or in that democratic part of land. And we see the economic well-being of the people. लोगों को देखते हैं उनका economic well-being कैसा है, इक्वालिटी है कि नहीं, वहां पे इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है, वो हम देखते हैं, ठीक है। हम साथ ही साथ आप अपने मन से लिखो, इसमें डिग्निटी लिखा है, तुम अपने दिमाग से लगाओ कि मानो तुम किसी इलाके में गए हो तो तुम वहां के लोगों को देखकर तुम कैसे पता लगाओगे कि वो इलाका अच्छा है या नहीं। गंगा पुत्र भीष्म युधिष्ठिर से कह गए थे बाणों की शैया पे कि हे पुत्र, इस बात को सदैव स्मरण रखना कि एक आदर्शवादी समाज, यदि तुम्हें कभी ये जानना हो कि कौन सा समाज एक उत्तम समाज है और कौन सा न्यूनतम समाज उत्तम नहीं है, तो उत्तम समाज वही है जिस समाज में नारी जाति का सम्मान होता हो, है ना।
एक उत्तम समाज की कसौटी यही है कि उस समाज में नारी जाति का सम्मान होता है या अपमान होता है। इसी से तुम भाप सकते हो कि ये समाज जो है ये कैसा है। तो जैसे उन्होंने कुछ कसौटियां दी थी, वो उनकी कसौटियां थी, तुम अपने लेवल पे सोचो किस कसौटी पे तुम नापोगे कि ये अच्छा है कि नहीं। वहां पे भाई लोगों के बीच में इक्वालिटी है या नहीं, वेयर देयर इज फ्रीडम, देयर इज यू कैन से, क्या था एक टर्म हमने पढ़ा था यहाँ पे, इकोनॉमिक वेलबींग है या नहीं, है ना, सिटीजन्स की डिग्निटी है या नहीं। सर डिग्निटी मतलब सम्मान है क्या नागरिकों का? नहीं तो ऐसा है कि नहीं ये तुम ये गांव का नागरिक, गांव के नागरिक की इतनी मजाल की कोर्ट में आके केस करेगा, भागो तुम तहसील में ही रहो, तुम नहीं आ सकते कोर्ट में, वो तुम गांव में ही लड़ो मरो, हमको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं है। डिग्निटी है, सम्मान है उसका भी, उसकी बेइज्जती तो नहीं हो रही है ना। तो डिग्निटी है कि नहीं, इक्वालिटी है या नहीं, इकोनॉमिक वेलबींग है या नहीं, और क्या लिख सकते हो, और वहां पे डेवलपमेंट है या नहीं, अपने हिसाब से एक दो पैरामीटर और लिख देना, ठीक है। और इससे आप पता कर सकते हो कि इससे आप पता कर सकते हो, या इन द सेंस इससे आप असेस कर सकते हो कि डेमोक्रेसी का क्या आउटकम है, ठीक है। समझ गए? डेमोक्रेसी का आउटकम, डेमोक्रेसी का रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, उस डेमोक्रेसी में रहने वाले लोगों को देख करके। हम उन लोगों को देखते हैं कि उनका इकोनॉमिक वेलबींग कैसा है ना, मतलब गरीब है या अमीर है। हम देखते हैं कि उनकी डिग्निटी कैसी है, वहाँ पे इक्वालिटी कैसी है, सोशल डिफरेंसेस कैसे हैं, डेवलपमेंट कैसा हुआ है ना, आगे अलग अलग चीज़ें हम, ये सारी एजुकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें अपने मन से भी जोड़ सकते हो। ऑलराइट, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को अलग अलग तरीकों से पूछते हैं। वो कई बार आपसे पूछते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, पर ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछते। एक तरीका जो मैंने देखा है वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि वाई डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, माफ कीजिए, वाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, या वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स काउंटर पार्ट्स। यानी कि डेमोक्रेसी अपने काउंटर पार्ट्स, उसको छोड़ के जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की, कम्युनलिज्म, डिक्टेटरशिप, इन सब से कैसे बेटर है, ठीक है। तो इसमें चाहे वो सवाल कैसे भी पूछे, डेमोक्रेसी अपने काउंटर पार्ट से कैसे बेटर है, एडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेसी के, आपको डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस ही लिखने हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज पे ही, अराउंड फर्स्ट सेकंड पेज पे दिए हैं, ठीक है। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसको अलग से भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इक्वालिटी देती है सिटीजन्स को, डिग्निटी है, इंडिविजुअल का सबका सम्मान है, ये नहीं कि कोई गरीब है तो वो आएगा न्याय मांगने के लिए तो उसको नहीं देंगे। रिक्शे वाले का लड़का यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता, वो सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो एलीट क्लास के लोग, ऐसा नहीं है, सबका सम्मान है ना। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको वही राइट्स हैं जो हर किसी को है, ठीक है, गरीब हो या अमीर हो। ऑलराइट, इंप्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्यों? क्योंकि 500 लोगों से तो पूछ के तुम एक निर्णय लेते हो, पहले तो आपस में विवाद करके बिल लेकर आओ, कोई मतलब कोई कानून का कोई सजेशन लाओ, कोई इम्प्लीमेंटेशन लाओ, कोई अमेंडमेंट लाओ, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। 50 लोगों का से है, हर किसी के पास बोलने की शक्ति है, जिसका जो मन करता है वो बोल देता है। अरे होता भी है ऐसा, मीडिया में देखो। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि बिकॉज टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड, मेनी पीपल नहीं, too many people are involved in the process of decision making, so the final decision that is being made is accepted by all, क्योंकि तब तक हर किसी ने अपना अपना कुछ जोड़ दिया होता है और हर किसी के हिसाब से डिसीजन को मॉडिफाई कर दिया होता है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये भी होता है, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो बोलो कि नहीं हमको ये सरकार नहीं चाहिए, अगले टर्म में हम वोट आउट कर देंगे। डेमोक्रेसी, ये अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट हो गया। इनमें से कोई भी 3 से 4 चीजें याद रखिएगा, कम कोशिश कीजिएगा 3 तो मैं याद रखूं। इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, है ना, प्रोवाइड्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तुम बोर्ड पर ही देखोगे तो कैसे चलेगा, है ना। वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और इट्स आउटकम, बिकॉज डेमोक्रेसी हैज सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स, है ना। कैसे है? जैसे कि वी कैन से वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और इट्स काउंटर पार्ट। It is better because democracy has several positive outcomes like it improves the quality of decision making,
प्रोवाइड्स इक्वालिटी अमंग इट्स सिटीजन्स, एनहांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना। और क्या था सर, याद नहीं आ रहा है। एनहांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रोवाइड्स इक्वालिटी, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अलाउज रूम टू करेक्ट ओन मिस्टेक्स। एक बार है ना सरकार को हम चुन लिया गलती से, तो अगली बार सरकार को कम वोट देके सरकार गिरा भी सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। प्लस प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो लास्ट पॉइंट था, ये चीज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख करके समझ लीजिएगा। क्लियर है ना। पॉलिटिकल आउटकम, द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल आउटकम में दो चीजों को तोड़ करके एक्चुअली यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में आपको बताया है, आप उसको मत समझिएगा। ठीक है ना। शुभम सर जो बता रहे हैं आप बस वो समझना। ठीक है, ये पॉलिटिकल आउटकम क्या है आप छोड़ दीजिए, है ना। वो आपसे सीधा पूछेंगे, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ डज डेमोक्रेसी, है ना। अब आप अलग अलग देखो हो क्या रहा है। आपने पहले पढ़ा डेमोक्रेसी क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है वगैरह वगैरह। अब आप पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी के को आप अलग अलग फैक्टर्स पे देखोगे अभी। जैसे डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इस क्राइटेरिया पे आप डेमोक्रेसी खरी उतरती है कि नहीं देखोगे। फिर डेमोक्रेसी लीड्स टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, वो होगा कि नहीं वो आप देखते हो। डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है डेमोक्रेसी में। हाउ डज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हाउ डज इट एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना। जैसे एनहांसेस एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी मानो, तो कल को तुमसे अलग से पूछ सकते हैं कि हाउ डज डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो जैसे ये एक फैक्टर है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, है ना। ये तो एक ही हो गया। या हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, या हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कई बार तीनों साथ में 5 नंबर में पूछते हैं, अलग अलग पूछेंगे तो 3 नंबर में, तीनों साथ में 5 नंबर में, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, आप बस इतना समझिए। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल, how does democracy provides an accountable, responsive and legitimate government। ठीक है, खैर यहाँ पे इसमें और आगे बढ़ने से पहले ये जो आपने आंसर देखा था एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वो एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना। देखो वो क्वेश्चन जुड़ा होता है डेमोक्रेसी, उसमें 2 की टर्म्स होते हैं, एक होता है डेमोक्रेसी और एक होता है साउथ एशिया। ठीक है, ये सवाल भी एक बार वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर के लिए पूछ चुके हैं। डेमोक्रेसी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन साउथ एशिया, या मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, व्हाई। तो अब उसमें आपको साउथ एशिया की कंट्री, जापान, कोरिया, उनको पकड़ के, है ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ नहीं, साउथ, उनको पकड़ के आपको उनका नाम नहीं लेना है। ठीक है, आप बस ये समझ लीजिएगा कि कल को अगर वो आपसे पूछते हैं, देखो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर, व्हाई डेमोक्रेसी इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन साउथ एशिया। ठीक है ना, डेमोक्रेसी इंक्रीजिंगली पॉपुलर क्यों है साउथ एशिया में। या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई सो मेनी कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक इन साउथ एशिया, है ना। मतलब अलग अलग चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो कल को वो आपसे साउथ एशिया और डेमोक्रेसी के बारे में पूछे, जैसे व्हाई डेमोक्रेसी इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन साउथ एशिया, तो आप इसमें लिख देंगे जो भी एडवांटेजेस है कि डेमोक्रेसी इज पॉपुलर इन साउथ एशिया, या व्हाई सो मेनी साउथ एशियन कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक। सो मेनी साउथ एशियन कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक बिकॉज so many South Asian countries are democratic because, ठीक है, बिकॉज लिख के डेमोक्रेसी के कुछ जो एडवांटेजेस थे आपने डिस्कस किए थे, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग इट्स सिटीजन्स, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रोवाइड्स रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स,
provides room to correct mistakes, enhances dignity of individual, allows improves the quality of decision making, provides an accountable, responsive and legitimate government। ये सारी चीजें जो हैं आप लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट में लिख देना कि therefore it is increasingly popular in South Asian countries like इंडिया, जापान, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज का एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, तो हो जाएगा। चाइना का एग्जाम्पल मत देना, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। ऑलराइट, पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी मत देना क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा अभी अनस्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। उसके अलावा बाकी कोई जो साउथ एशिया में, जैसे आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, म्यांमार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या थोड़ा और सोचो पूरा साउथ एशिया, जापान में दे दो, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दे दो, नॉर्थ कोरिया का मत देना। ऐसे एक दो साउथ एशियन कंट्रीज का नाम ले लेना, है ना। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स डेमोक्रेसी इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन साउथ एशियन कंट्रीज लाइक दिस इज दिस एक्सेट्रा, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी वो पूछते हैं एक सवाल। खैर, है ना। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव, ठीक है ना, ठीक है, ये छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटेबिलिटी और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये पहले तुमको एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, वो ऐसे पूछ सकते हैं, तो तुम समझो। अकाउंटेबल में क्या लिख सकते हो? अकाउंटेबल यानी कि अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल टू इट्स पीपल। अक्सर है ना, ये जिस चीज़ से स्टार्ट होता है ना, जिस लेटर से, उसी लेटर से इसका डेफिनेशन भी होता है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। यस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल बिकॉज इट इज आंसरेबल टू इट्स पीपल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल होना, ठीक है। ये अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल होना। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। लेजिटिमेट का मतलब है ना, इट इज द गवर्नमेंट हैज लीगल पावर्स एंड इट हैज बीन फेयरली इलेक्टेड, है ना। अनफेयर ऐसा नहीं है माल प्रैक्टिसेस से, अनफेयर प्रैक्टिसेस से, मतलब आपने घूस दे करके सरकार बनाई है, वोट खरीदे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से चुनाव जीतो और गवर्नमेंट मस्ट हैव लीगल पावर्स, हो चाहे तो कानूनी कार्य कोई भी सरकार कर सकती है, ठीक है। सो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, ये 3 मेन शब्द हैं। उनके शॉर्ट में मैंने आपको मीनिंग बता दिए। अगेन इसका इन डेप्थ लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दी जाए, या आप अलग से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। अकाउंटेबल, आंसरेबल टू इट्स पीपल, रिस्पॉन्सिव, वो कल को अलग से पूछ देंगे वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, तो पहला पॉइंट जो इसका मीनिंग है वही बन जाएगा। शॉर्ट में हर एक का जो है उसका मीनिंग जो है साइड में आपको बता दिया गया, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। लेजिटिमेट में एक और पॉइंट आ जाता है, लेजिटिमेट में आ जाता है ट्रांसपेरेंसी, ना, या यू कैन से अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सिटीजन्स कैन नो दैट हाउ अ डिसीजन इज बीइंग मेड। कोई डिसीजन है ना, यू कैन बेसिकली से दैट सिटीजन्स कैन एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 1 मार्क में सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन ये भी होता था पहले कि हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, या व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी। So what is transparency in a democracy? Transparency refers to the ability of citizens to be able to examine the decision making process. Basically citizen to be able to वगैरह, वो बेसिक इंग्लिश है साहब, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। आप बस ये समझ लीजिए, जब देश का नागरिक ये देख सकता है कि देश में कानून कैसे बनाए जा रहे हैं, और कानून बनाते वक्त कौन क्या कह रहा है, कौन, जैसे तुम लोकसभा टीवी आज भी आता है ना, फ्री का चैनल है वो तो, दूरदर्शन की तरह, उस पे लोकसभा की जो भी हियरिंग है, प्रधानमंत्री ने जो बोला, है ना, ऑपोजिशन लीडर ने जो बोला, माफ कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, ऑपोजिशन लीडर ने जो बोला, किसी ने किसी औरत के ऊपर गंदी टिप्पणी की संसद में, वो सब तुम देख सकते हो। प्लस डिसीजन मेकिंग में ऑपोजिशन क्यों मना कर रही है, कोई कह रहा है कि हम ये कर देंगे, कोई कह रहा है हम वो कर देंगे। और प्लस ये सिर्फ लोकसभा के बारे में नहीं है,
कोई भी निर्णय कि अगर जिस तरीके से लिया जाता है, तुम चाहो तो एक आरटीआई एप्लीकेशन डाल के पता कर सकते हो कि किसकी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीजन को लेने के लिए। आप हमेशा सरकार से पूछ सकते हो कि आप ये निर्णय क्यों ले रहे हो, ठीक है, या क्यों ले रहे हो वो छोड़ो, निर्णय किस तरीके से लिया जा रहा है आप उनके डिसीजंस को एग्जामिन कर सकते हो। जैसे अगर कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आपका जिला परिषद डिसाइड करता है कि यहाँ से यहाँ सड़क बनानी है, तो आप चेक कर सकते हो कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप खुद जा कर के उस जिला के निवासी होने के नाते जिला पार्षद से बात कर सकते हो, कोई समस्या है तो बता सकते हो। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी कि नागरिक को पता है कि मतलब जो भी है ना, जो लॉज बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, और उसके पास ये पावर है कि कभी अगर उसे कुछ गलत लगे तो जा करके कुछ कह सके, ठीक है। सो बेसिकली अगर डेफिनेशन के हिसाब से याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, तो हाउ what is transparency in a democracy? So transparency is when citizens can examine या when they can cross examine the process of decision making, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। वो किस में आ जाता है, वो होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट में। खैर what is an accountable government या how is a democratic government an accountable government? So it is an accountable government because it is answerable to its people, ठीक है। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, अलग से 3 मार्क के क्वेश्चन 3 मार्क का आ सकता है ना। हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, या 3 मार्क का ये आ सकता है हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, या 3 मार्क का ये हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अगर ये पूछते हैं हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, तो पहला पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन ही, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज आंसरेबल टू इट्स पीपल। जवाबदारी बनती है उसकी, क्यों? क्योंकि सिटीजन्स हैव सर्टेन राइट्स। अब तुम ना, अगर शुभम सर तुम्हें ना भी बताए आगे का आंसर क्या है, फिर भी तुम खुद सोचो। जब हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल है क्योंकि उसकी जवाबदारी है, बिकॉज इट इज आंसरेबल टू इट्स पीपल, तो किस तरीके से आंसरेबल है? आपको पता है एक आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको गवर्नमेंट से, अब ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन उसके अलावा जितनी भी जानकारी आपको भारत सरकार से चाहिए, ठीक है। जैसे आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपका 2 महीने में आना चाहिए, 4 महीने हो गए, 3.25 महीने हो गए, 3-3.5 महीने हो गए, क्यों नहीं आया? कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड। तो क्या आप लिख सकते हो वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल, इट इज आंसरेबल, एंड वाई इट इज आंसरेबल, तो आगे तुम एक्सप्लेन करोगे बिकॉज सिटीजन्स हैव सर्टेन राइट्स, है ना, विच द गवर्नमेंट हैज टू एड्रेस, है ना, एंड इट इज द मॉरल इन अ डेमोक्रेसी, इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू बी आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स, ये लिख सकते हो। ये सेम पॉइंट रिस्पॉन्सिव में भी आ जाता है, हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट? A democratic government is a responsive government because it has to, it does, yeah, it used to नहीं, it has to respond to the needs and demands of its people। तुम्हारे देश में लोग अगर मर रहे हैं, भूखमरी है, तो you have to respond, you cannot say we will not respond, no, you are a goddamn democratic government, तुम्हें respond करना ही पड़ेगा। So in a democracy, the government has to respond to what? To the needs and demands of the people. Why? Same reason like above. In democracy, citizens have the rights, and it is a moral duty of government to make sure that citizens are well served. तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट में भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। How is a democratic government a legitimate government? Because it is a legal government. It is a government based on free and fair elections. है ना? It is a transparent government, that is, citizens have the right to cross-examine the decision-making process and participate in it if necessary. ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। कई बार, ज्यादातर बार जो है, ये तीनों को जोड़ करके अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ठीक है। खैर, इसको हम आगे इन डेप्थ कवर करते हैं। 5 नंबर में होता है तो बहुत सिंपल होता है, तीनों की मीनिंग लिख दोगे, 3 पॉइंट तुम्हारे यही हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी ये एफिशिएंट इफेक्टिव छोड़ दो। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। ट्रांसपेरेंसी मतलब हु वांट्स टू नो। यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके तरीके, मतलब ये बुक के ही वर्ड्स है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखी गई है। देखो, ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन यहाँ क्या लिखी गई है,
शुभम सर ने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी? तो हमने ये बताई थी, शुभम सर ने ये बताया था कि ट्रांसपेरेंसी मतलब सिटीजन्स कैन एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इफ नेसेसरी पार्टिसिपेट इन इट। वो देख सकता है ना, दे कैन एग्जामिन, वो एग्जामिन कर सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और अगर उसे सही लगे तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ठीक है, यहां पे ट्रांसपेरेंसी की क्या डेफिनेशन दी है? अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट। She has the right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency, है ना। करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो हुए या नहीं, जब कोई कानून बनाया गया तो उसके लिए करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो हुए या नहीं हुए। ऐसा तो नहीं ना कि मतलब आपने जबरदस्ती कानून पास कर दिया, है ना, सारे कायदे कानून को फॉलो किया कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी शब्द देखिए, इसको ऐसे वर्बली समझिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे जो चश्मे का ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार दिखता है। एक ट्रांसलूसेंट होता है, वो पॉलिथीन जैसा कि दिख तो रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। और एक ओपेक होता है कि ओपेक या ओपेक कुछ लोग बोलते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ये बोर्ड है ना, ये इस बोर्ड के पीछे क्या है या मेरे शरीर के पीछे क्या है आपको नहीं दिखेगा, अभी दिख रहा होगा, पहले नहीं दिख रहा होगा। तो ये ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट यानी कि क्या, कि सिटीजन्स क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार निर्णय ले रही है बस, नहीं, सरकार निर्णय कैसे ले रही है ना, मैं एग्जामिन कर सकता हूं, मैं खुद चेक कर सकता हूं उनका प्रोसेस सही या नहीं। मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं खुद उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। ठीक है, मैं ये भी इंश्योर कर सकता हूं कि डिसीजन लेने से पहले सारे नॉर्म, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंसी में आती हैं। सो ट्रांसपेरेंसी जो मैंने बोला था, मैं तो बोलूंगा वही तथाकथित कंठस्थ कर लेना। Transparency is, basically when citizens, transparency is when citizens have the ability to examine the decision making process and if necessary even participate in it, and if possible even participate in it. Transparency is when citizens can examine the decision making process of the government and if possible even participate on it. Citizens can even check whether all the rules and regulations have been followed before making a law or not. ये ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में आपको बता चुका था, आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स। ठीक है, लेजिटिमेट यानी कि रिस्पॉन्सिव भी यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन रिस्पॉन्सिव भी मैं आपको बता चुका था। रिस्पॉन्सिव मतलब a government which responds to the needs and demands of the people. ठीक है, अलग से सवाल पूछते हैं कैसे अकाउंटेबल है, तो क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। लोगों के पास अधिकार है। आरटीआई का एग्जाम्पल देके कह देना, वो कोई भी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं एंड सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, अपने हिसाब से थोड़ा सोच के लिखना, फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो प्रेस भी जो है सरकार से पूछ सकती है और सरकार को आंसर करना पड़ेगा, तो सरकार अकाउंटेबल है। ऐसे 2-3 पॉइंट लिख देना। रिस्पॉन्सिव क्यों है, सेम पॉइंट 1-2 होंगे, जैसे कि क्या, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव बिकॉज इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, ये पहला हो गया। दूसरा वही कि इन डेमोक्रेसी पीपल हैव सर्टेन राइट्स। अब मेरा राइट है अगर राइट टू एजुकेशन, तो तुमको तो मेरे को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तुमको मेरे लिए प्राइमरी स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, उन स्कूल्स में तुम्हें अगर मिड डे मील जैसी कोई स्कीम शुरू करनी है वो भी करना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, कपड़े देने, कुछ पैसे देने पड़े वो भी देने पड़ेंगे कि बच्चे पढ़ ले। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि तुम्ही ने मुझे राइट टू एजुकेशन का राइट दिया है ना। तो अकाउंटेबल हो गया। रिस्पॉन्सिव है, ये कैसे प्रूफ करोगे? नंबर 1, इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, इट हैज टू रिस्पॉन्ड, या इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। Number 2, in democracy citizens have certain rights which government has to guarantee. Number 3, it is the moral duty of the government in democracy to respond या to serve its citizens. ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो? गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्ड करती है लोगों के कहने पे? लोग कर को कहेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये इससे ना, इस कानून से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा मत करो, तो सरकार अगर बोले चल हमको फर्क नहीं पड़ता अरे ऐसा बोले सरकार ऐसा बोलती है नहीं, क्यों? बिकॉज दी अल्टीमेट, अरे इलेक्शन है ना, यू कैन से दैट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, है ना, ये सिटीजन्स हैव द एबिलिटी टू टू टॉपल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना।
सो वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स एंड डिमांड्स, पीपल हैव सर्टेन राइट्स, गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, मॉरल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड, यू नो सिटीजन्स हैव वोटिंग राइट्स, है ना, इफ गवर्नमेंट डजंट रिस्पॉन्ड पीपल हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, ऐसे भी हमने एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था, अलाउज रूम टू करेक्ट ओन मिस्टेक्स। तो ये चीजें आप लिख देना, ठीक है। एक पॉइंट और डाल सकते हो रिस्पॉन्सिव में कि बिकॉज पीपल हैव वोटिंग राइट्स सो दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है? बिकॉज द गवर्नमेंट इज was formed on based upon free and fair elections. The government has legal powers. It is a transparent government. That means citizens can cross examine the decision making process and if possible participate in it. ये सारी तीन पॉइंट्स जो हैं सब में आप लिख सकते हो अगर अलग अलग पूछते हैं वो, ठीक है। मैं और एक बार बता देता हूं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सरकार की जवाबदारी है, इट इज आंसरेबल। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द नीड, लोगों की जरूरत की तरफ तुम्हें ध्यान देना है ना, वरना लोग वोट नहीं देंगे अगली बार। इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। लेजिटिमेट मीन्स इट इज अ गवर्नमेंट विच फंक्शंस अंडर लॉ एंड विच वॉज इलेक्टेड बेस्ड अपॉन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ठीक है। अब अलग से 5 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो क्या करना है, इसको तुम मत पढ़ो इतना, तुमने हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, है ना। जैसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे बनाती है, तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाती है बिकॉज इट इज आंसरेबल, सिटीजन्स हैव सर्टेन राइट्स, वही रिस्पॉन्सिव बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल, इन अ डेमोक्रेसी इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल एंड टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स। जो तीनों हमने डिस्कस किए ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, तीनों के एक एक दो पॉइंट्स भी लिख दोगे ना, तो भी तुम्हारा आंसर जो है पूरा 5 नंबर का बन जाएगा। लेकिन 5 नंबर में वो अलग से भी सवाल पूछते हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। एक और चीज जो मैंने स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखी है, जैसे मानो तुमने एडुकार्ट की बुक ले ली या यूट्यूब पे किसी और एजुकेटर की वीडियो देख ली, या फिर वीडियो तो छोड़ो, वीडियो में तो सब समझाते हैं, मानो तुमने कोई बुक खरीदी है, कोई तुम्हारे स्कूल से स्टडी मटेरियल है, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर अलग दिया है। देखो इस क्वेश्चन का ना, ये जो चैप्टर है इसमें फिक्स्ड आंसर्स नहीं है, ये कोई नेपोलियनिक सिविल कोड वाला क्वेश्चन नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वो ना वो वाली चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। नहीं, आप इस चीज को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट, ये थोड़ा फिलोसफिकल, ये क्वेश्चन ही नहीं है, पूरा चैप्टर थोड़ा फिलोसफिकल, थोड़ा ज्यादा थ्योरी और फिलोसफी वाला चैप्टर है। तो इसमें अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, आप अगर 4 बुक भी उठाएंगे ना और चारों बुक में एक ही आंसर देखेंगे तो अलग अलग तरीके से लिखा होगा। जैसे ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया था, सिटीजन्स हैव द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इफ पॉसिबल पार्टिसिपेट इन इट, है ना। The citizens can know that whether all the rules and regulations, all the norms were followed before making a decision or not। ये लेकिन इसको ऐसे एज इट इज सिंपल लिखने की जगह इसमें कैसे लिखा है, अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन, अ सिटीजन एक नागरिक अगर किसी को जानना हो कि डिसीजन जो है सही प्रोसीजर से लिया गया है ना हो, तो उसके पास राइट है, ये ट्रांसपेरेंसी है। अरे सीधा सीधा लिख देते, है ना। ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू द ट्रांसपेरेंसी इज व्हेन the citizens have the right to examine the process of decision making, है ना। also they can participate in the process if necessary, है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि citizens can even check whether all the rules and regulations या all the norms and procedures have been properly followed before making that decision or not। लेकिन ये तो देखो सीधी सी इस चीज को लिखने की जगह अलग से भी इन्होंने लिखा है, सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स और कैन फाइंड दिस आउट, शी हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन। तो आप इससे ये समझने की कोशिश करो कि मेरी अपनी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसकी भी एक सीमा है, पर हो सकता है तुम्हारी मुझसे ज्यादा अच्छी हो। तो तुम्हें ये समझना है कि सोशल साइंस जो है ना, ये फिजिक्स नहीं है कि मैं यहां आके तुमको 1-2 कॉन्सेप्ट समझा दूं और फिर 4-5 न्यूमेरिकल करा दूं, हो गया। नहीं, इसमें मेरा उद्देश्य, सोशल साइंस में लेक्चर्स लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि तुमको ये समझाना होता है कि सोशल साइंस इज नेवर अ सब्जेक्ट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नॉलेज, क्वालिटी ऑफ नॉलेज। बट नॉलेज क्या करना है उसमें बस तुमको ये समझना होता है कि एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती।
एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से कहते हैं। सत्य को अलग अलग तरीकों से कहने से सत्य नहीं बदल जाता, ये बात तुम समझ लेना। आंसर को तुम 50 तरीके से सोशल साइंस में लिख सकते हो, 50 बुक दिखाऊंगा, 25 अलग अलग तरीके से आंसर लिखे होंगे उसमें कम से कम, ठीक है, लेकिन आंसर सेम होता है। तो सोशल साइंस के पेपर में नंबर वो अच्छे लाता है जिसको कॉन्सेप्ट पता हो और उस पर विश्वास हो, और वो अपने हिसाब से, अगर उसको किसी बुक का अच्छा लगा तो उसके हिसाब से लिखेगा जो उसको इजीली आंसर याद हो जाए। खुद का आंसर भी, खुद के कुछ 1-2 पॉइंट्स भी जरूर डालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझना, है ना। 4 बुक में 4 अलग अलग आंसर देखना, तो घबराना मत, ठीक है। खासकर इस चैप्टर में जो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल चैप्टर है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट समझ में आया ना, बस बाकी सब छोटे छोटे हैं इससे। ये अलग से 5 नंबर में पूछते हैं तो लिख देना सबके बारे में छोटा छोटा। हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये पूछे जाने की 0/सन्नाटा संभावना है। लेकिन देख लो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि सिटीजन्स जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, इफ पॉसिबल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिटीजन्स ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई डिसीजन बनाने से पहले सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए थे ही नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी है। अब गवर्नमेंट इंश्योर कैसे करती है ट्रांसपेरेंसी, तो दे अलाउ एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। Every citizen is allowed to participate in decision making. Every citizen is allowed to participate in decision making. Citizens can examine and find out about the correctness of the procedure of decision making. They are accountable to the people, है ना। Democratic government is answerable to people. अकाउंटेबल या आंसरेबल एक ही होता है, ठीक है, या याद रखिएगा, अकाउंटेबल या आंसरेबल एक ही होता है। दे प्रोवाइड पीपल विथ पावर टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। पीपल हैव द पावर टू डिमांड आंसर्स from their representatives या from government, है ना। तो लोग जो हैं वो आंसर्स डिमांड कर सकते हैं, उसकी पावर उनके पास है। इस तरीके से वो ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर करता है। एक बार देख लीजिए ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको पता है, तो अब थोड़ा सा ना इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए। मानो मुझे इसका आंसर नहीं पता, डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर करती है, डेमोक्रेसी ऐसा क्या करती है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेसी ऐसा क्या करती है। सोचो सोचो थोड़ा, ये ना सोचने वाला सब्जेक्ट है, कम ऑन थिंक, अजीब सा नहीं आ रहा है आंसर, सोचो डेमोक्रेसी ऐसा क्या करती है कि लोग जो है एग्जामिन कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और साथ ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेसी ऐसा क्या करती है कि लोग चेक कर पाते हैं कि कोई निर्णय लेने से पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे नहीं। तो डेमोक्रेसी ऐसा क्या करती है। सर ये आ रहा है कि डेमोक्रेसी, हर एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में हमेशा आ रहा है कि डेमोक्रेसी में लोगों को राइट्स दे करके रखे हैं, है ना, कि मतलब राइट्स जैसे कि क्या, कि पीपल कैन मॉनिटर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। लोग जो हैं ये चेक कर सकते हैं, दे कैन कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, तो लोग गवर्नमेंट पे चेक कर सकते हैं। और क्या होगा, और क्या होता है ऐसा डेमोक्रेसी में जिसकी वजह से लोग देख पाते हैं कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी, मतलब डेमोक्रेसी में जो काम हो रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर पाते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि सिटीजन देमसेल्व्स पार्टिसिपेट, लोग जो हैं खुद पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कैसे, जैसे कि चुनाव हुआ तो तुमने वोट देके किसी ना किसी को तो चुना होगा, जिसे तुमने वोट देके चुना है, ठीक है, वो तुम्हारे बदले पार्टिसिपेट कर तो रहा है। कल को तुम्हें कोई निर्णय नहीं पसंद आ रहा, उसके पास जाओ, ये क्या घटिया कानून तुमने पास किया है, सीधा उससे बात करो जाकर के, वो तुम्हारी आवाज आगे लेकर के जाएगा। कहने का मतलब है कि सिटीजन्स कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन वही तो सवाल है सर, ऐसा क्यों है। हाउ कैन सिटीजन्स एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज सिटीजन्स हैव सर्टेन राइट्स, यस। और क्या लिख सकते थे हम, बिकॉज सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स पीपल। तो कर को सरकार से कहे कि मेरे को जानना है कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो वो बोलेंगे हाँ सर आप एग्जामिन करना चाहो तो ये लो एग्जामिन कर लो,
है ना, यानी कि क्यों लोगों के पास अधिकार है, पीपल हैव राइट टू एग्जामिन इट, है ना। दूसरा, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल, सो व्हेन पीपल वांट टू एग्जामिन the functioning of the government, where people want to examine the decision making process, the government have to support them, the government have to give that examination, अगर उनको एग्जामिन करना है तो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, citizens participate in the decision making process, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा सोचो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर होती है। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये जो है ये आप कट कर दीजिए। अलग से इस चैप्टर से कई बार वो आपसे सवाल पूछ लेते हैं भैया कि डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बहुत बेसिक सिविक्स का सवाल है जो कई बार पूछा जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो है, नॉन डेमोक्रेटिक में डिसीजन मेकिंग क्विक है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, 2 बार सेम पॉइंट पता नहीं क्यों लिखा है। इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन इज फास्ट, ये थोड़ा फास्ट है, ये क्विक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, यहाँ कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है, अपने हिसाब से प्रोसीजर बनाते हैं डिक्टेटरशिप में या नॉन डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, ये भी सही है, ठीक है ना। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट बॉदर अबाउट सच डेलिबरेशन और पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। कल को ये वाला लाइन भी उठा के पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड अपॉन, या डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, एक्सप्लेन। तो आप क्या लिखोगे, डेलिबरेशन मतलब बातचीत, नेगोशिएशन यानी कि नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना, तुम ऐसा कह सकते हो, है ना। जैसे कि 25 रुपए नहीं भैया 20 रुपए में दो ना, ये क्या होता है, बार्गेन करना। इसको, ये भी एक फॉर्म का नेगोशिएशन ही है, बार्गेनिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब है ना कि यार नहीं यार इतना तो भाई ये काम तो तेरा नहीं कर पाऊंगा, यार नहीं आज कर ले, अगली बार मैं कर दूंगा, ऐसे मैंने पिछली बार किया तो था, नहीं यार लेकिन ये थोड़ा काम ज़्यादा है यार, मतलब इतना मैं, वो भी तेरा काम है मैं कैसे कर दूं, यार देख तेरे को तो पता है ना कि काम कभी भी अचानक किसी पे भी बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जिस पे बढ़ जाता है दोबारा उस पे तो नहीं बढ़ता, किसी और के ऊपर ही आता है। इस बार मेरे ऊपर आया है, तू इस बार मेरी हेल्प कर दे, कभी ना कभी तेरे ऊपर भी आएगा, क्योंकि तेरा काम अब तक कभी नहीं बढ़ा है, तो हो सकता है आने वाले समय में 1-2 हफ्ते में तेरा काम अचानक बढ़ जाए, तब मैं हेल्प कर दूंगा। तो अच्छा ठीक है चल फिर मैं कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये होता है नेगोशिएट करना, मतलब मनाना, बुझाना। वो भाजी मार्केट में बार्गेनिंग, वो भी एक नेगोशिएशन ही है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट वेयर टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 50 तो लोग हैं, इनसे पूछो, इनको कानून अच्छा नहीं लगेगा, वो दिल्ली चले जाएंगे, वो सड़क जाम कर देंगे, मतलब जिसके जो मन में आता है वो करता है, ठीक है। डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, पीपल डू व्हाटएवर दे हैव टू डू, ठीक है। अब एक बिल पास होना है, अब पिताजी जब फौज में थे तो बताते थे ऐसा होता था, कई बार ये सच होता था, कई नेता कह चुके हैं, और ये झूठ बात नहीं है। तुम्हें मजाक लग रहा होगा तो सोचो, तुम्हें एक चीज मजाक लग रही हो, तुम्हारे देश में हकीकत थी। कोई जवान जब सर्विस में भर्ती होता था ना, तब सेना ने अगर मानो कोई रिक्वेस्ट डाली है कि हमको 20 जो है सुखोई विमान चाहिए, तो जब वो जवान 20 साल बाद रिटायर होता था ना, तब जाकर के वो हवाई जहाज तुम्हारे देश में आते थे। ये हालत थी, ये बड़ी गर्व की बात है। अरे समझ रहे हो, है ना। 20 साल लगते थे पेपर वर्क में, यहां साइन वहां साइन, ये करो वो करो, नेगोशिएट करो कंपनी से। अब जाके थोड़े हालात सुधरे हैं, पहले ऐसा ही होता था, 20 साल लगाएंगे, नहीं तो क्या वो वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन उड़ाओ, मिग 21 बाइसन जो है ना। अरे समझ रहे हो, वर्ल्ड वॉर 2, अरे वर्ल्ड वॉर 2 1950 से भी 5 साल पहले 1945 में मिड 20th सेंचुरी का प्लेन है, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में उड़ाया गया, इन्वेंट किया था उससे भी पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। यानी कि 100 साल पुराना जहाज उड़ा रहे हो तुम, है ना। अरे ये कोई बहुत गर्व की बात है क्या? तो तुम्हारा पायलट अच्छा है तो समझ में आता है हमको, है ना, वरना प्लेन तो घटिया ही है देखा जाए तो, एक्चुअली 100 साल पुराना प्लेन है। अब लोग कहेंगे तो कि हथियार बड़ा नहीं होता, हथियार चलाने वाला होता है, ठीक है, लेकिन डिसेंट हथियार तो दो, है ना। लेजर के जमाने में 100 साल पुराना हथियार दोगे तो थोड़ी क्या बहुत दिक्कत आएगी लड़ने में, अरे हाँ या ना। तो ये हकीकत है दुर्भाग्य से। क्यों? डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। लेकिन ये एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? नहीं, एग्जाम में हम ये लिखेंगे कि डेमोक्रेसी में डिले क्यों होता है। ऊपर से एक पॉइंट ले लेना कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। एवरी डिसीजन इज टेकन आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स,
देयर आर टू मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। बेसिकली तुमको ये लिखना है कि डेमोक्रेसी में इतना बातचीत क्यों होता है, निर्णय लेने से पहले इतना नेगोशिएशन क्यों होता है, तो लिख देना, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी फॉलोड बिफोर मेकिंग द डिसीजन, ठीक है। देयर आर टू मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, है ना। Rules and regulations, all of them have to be followed. Too many people have to be consulted. It is a slower government comparatively to other forms of government. Therefore, democracy is a government based upon deliberation and negotiation. ठीक है। बाकी डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी में बहुत डिफरेंस है, तुम लिख सकते हो उतना, ये छोड़ दो, ये मतलब आगे ऐसे भी कवर होगा। यहां ध्यान दो, फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारा ग्रंथ या तुम्हारी बुक ये कहती है इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, देश के पास पैसा कितना है, पैसे की पावर कितनी है। पैसे की पावर बहुत होती है भाई, गरीब देश को लोग बहुत बदनाम करते हैं। अमीर देश क्या है, वो जंग भी लड़ रहा होगा ना, पैसा देके हथियार खरीद के वो जंग लड़ लेगा, गरीब देश नहीं। ग्रंथ ये कहता है, कथा ये कहती है कि डिक्टेटरशिप्स में, ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, dictatorships या non-democratic governments have better ठीक है, डिक्टेटरशिप्स हैव बेटर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। यस, डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा फैक्टर्स क्या है, पहले तुम ये समझ लो। अब अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट और बाकी चीज़ें हो गई। अब वो तुमको ये पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, वो क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं अभी तुमसे, वो अभी बात कर रहे हैं तुमसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो तुमको ये बता रहे हैं कि जिन देशों में डिक्टेटरशिप है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, जिन देशों में डेमोक्रेसी है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, ठीक है। तो ये बात सच है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो डिफरेंस अगर तुम देखोगे डिक्टेटरशिप की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, मेजर नहीं है, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है। दूसरा, डेमोक्रेसी के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है डिक्टेटरशिप की तुलना में। तो हाँ, डिक्टेटरशिप में विकास देश का थोड़ा जल्दी होता है, गोली मार देंगे ना, नहीं करोगे काम, तो डिक्टेटरशिप में है ना, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लाइटली ज़्यादा है डेमोक्रेसी के मुकाबले, पर ये जो डिफरेंस है ये बहुत नॉमिनल है। दूसरा, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के पास बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे अदर एडवांटेजेस हैं जो डिक्टेटरशिप के पास नहीं है। जैसे कि आपने देखा, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एनहांसेस द डिग्निटी, गिव्स, प्रोवाइड्स रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, जो आपने पहले देखे थे वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ आप ये लिख सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट द ओनली फैक्टर, है ना, जो कंट्री का डेवलपमेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये माफ करना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिटरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। देखो, ये कल वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, कल को कई बार पूछते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग बेटर रेट ऑफ डेवलपमेंट देन डेमोक्रेसी, why dictatorship, है ना, in spite of having better, हाँ, in spite of having better rate of in spite of having better rate of growth than democracy, why democracy is still preferred over dictatorship। या कल को स्टेटमेंट दे देंगे, dictatorships have better rates of economic growth than democratic governments, explain the statement। ये क्वेश्चन दे देंगे, dictatorships have better rates of economic growth than democratic governments, explain। तो तुम एक्सप्लेन करोगे कि yes, it is true that dictatorships indeed have better rates of economic growth, या they have better rates of development than democratic governments. However, the difference is nominal, the difference is a minor one, it is not that much.
also, apart from this, democracy have certain advantages, certain extra advantages that dictatorships do not have. Also, the development, the growth of development, yeah, the economic development of a country just does not depends upon the form of government. ऐसा नहीं है कि dictatorship है तो form of government तो development ज्यादा होगा और democracy है तो development कम होगा. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा भी 50 फैक्टर है. जैसे पॉपुलेशन देखना होता है हमको, है ना, पॉपुलेशन, है ना, साइज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध क्या है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, जोग्राफिक पोजीशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की. 50 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे तुम्हारे देश का विकास तय होता है. तो कल को वो अगर आपसे पूछे कि जब तानाशाही में विकास ज्यादा होता है तो तानाशाही क्यों नहीं चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि तानाशाही में विकास ज्यादा होता है पर लोकतंत्र के मुकाबले थोड़ा ही ज्यादा होता है, पहली बात. दूसरा, लोकतंत्र के पास कई ऐसे एडवांटेजेस हैं जो तानाशाही सरकार में नहीं है, वहां सिर्फ डिसएडवांटेजेस है लोगों के लिए. तीसरा, है ना, विकास जो है वो सिर्फ सरकार पे निर्भर नहीं करता कि सरकार तानाशाही है, लोकतांत्रिक है. विकास कई माध्यमों, कई चीजों पे निर्भर करता है. जैसे जनसंख्या क्या है, देश कितना बड़ा है ना, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं आपके पास, आपके पड़ोसी या दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हैं, युद्ध हुआ तो कभी वो आपकी मदद करेंगे या नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो मैंने आपको चीजें बताई थी वही चीज है. ठीक है. The difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible, है ना के बराबर. जो डिफरेंस है ना, जितना विकास डिक्टेटरशिप में होता है और जितना डेमोक्रेसी में होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है ना. तो वो जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई थी वही चीज़ें हैं. ठीक है. रेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है. Plus, democracy have certain advantages that dictatorships do not have. On top of that, the rate of development just does not depends upon the form of government. It also depends on several other factors like, all these factors. मन से लिखना, population size, gender, sex ratio लिख सकते हो, पर थोड़ा broad topics लिखना. Population, size of the country, natural resources, international relations, international position, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. All right. है ना. अब अलग से एक और आ गया फैक्टर, डज डेमोक्रेसी लीड्स टू रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. ठीक है. आपने अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया कि रेट, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट या रेट ऑफ डेवलपमेंट. तो हाँ, रेट ऑफ डेवलपमेंट डेमोक्रेसी में थोड़ा कम है डिक्टेटरशिप के मुकाबले, पर थोड़ा ही कम है. ठीक है. ये हम देख चुके हैं. अब यहाँ देखो, अब वो बात करते हैं रिडक्शन ऑफ, है ना, reduces economic inequality and poverty. ठीक है. याद रखिएगा, इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव होता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहा गया है तो पैसे के बारे में, अमीर गरीब की बात हो रही है. यहाँ पे ब्राह्मण दलित के बारे में बात नहीं हो रही है. इकोनॉमिक सिर्फ पैसे के नजरिए से क्या इनइक्वालिटी होती है अमीर गरीब के बीच. अब पैसे से तो ये भाई एक ही भेदभाव होता है, अमीर कोई होगा, कोई गरीब होगा. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी रिमूव करती है क्या? नहीं करती है. क्यों? आपका बुक ये कहता है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन सोशल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी समाज में तुमको समान अधिकार दिला देगा कि नहीं, मुकेश अंबानी जी के पास अगर इतने फंडामेंटल राइट्स है तो तुम्हारे पास, तुम एक रिक्शा वाले के लड़के हो, तुम्हारे पास भी उतने फंडामेंटल राइट्स है. वो अगर कोर्ट में जा सकते हैं तो तुम भी कोर्ट में जा सकते हो. इनके पास जितने राइट्स है उतने राइट्स तुम्हारे पास भी है, तो ये तुम कर सकते हो. डेमोक्रेसी सोशल इक्वालिटी यानी कि सोसाइटी, समाज के लेवल पे आपको इक्वालिटी दे देगा, पैसे के लेवल पे नहीं देता. वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना कमाओगे उतना है वो, है ना. उसके लिए डेमोक्रेसी जिम्मेदारी नहीं लेता. तो कल को वो अगर आपसे पूछते हैं कि डज डेमोक्रेसी लीड्स टू रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, नॉट नेसेसरी. व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन सोशल इक्वालिटी एंड नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी एंड नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी. ठीक है ना. ठीक है. पर डेमोक्रेसी कई काम करती है, जैसे कि क्या, वो कई वेलफेयर स्कीम्स निकाल लेती है. हम रिडक्शन, हम सारे गरीबों को रिड्यूस तो नहीं कर सकते, यानी कि गरीबी हटा तो नहीं सकते. ठीक है. लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ स्कीम्स शुरू कर देंगे, जैसे अंत्योदय योजना हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा. ठीक है.
कि मतलब जो गरीब लोग, जो गरीब से भी एकदम जो गरीब लोग होते हैं वो, उनको अंत्योदय योजना का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कि 98 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये किलो चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम वेलफेयर स्कीम्स चला देंगे, हम फलाना ढिमकाना 50 चीज़ कर देंगे, वेलफेयर स्कीम्स चला देंगे, राशन पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा था ना, वो पॉइंट यहाँ पे भी तुम ठोक देना, वो उसके तहत हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हेल्प कर देंगे, वेलफेयर स्कीम्स विल सपोर्ट द पीपल, विल प्रोवाइड देम सेवरल हेल्थ केयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं ये। बट डज इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन पॉवर्टी? नॉट नेसेसरी। ऐसे डायरेक्ट नो मत लिख देना, नो ऐसा कौन करता है ना। किसी ने पूछा यार पेन है, नहीं, सीधा नहीं थोड़ी, चलो पेन नहीं देना है तो बात अलग है, पर आंसर में सीधा नो नहीं, नॉट नेसेसरी, है ना। या इट डजेंट यूजुअली, ऐसा भी लिख सकते हो, डजेंट यूजुअली। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी डजेंट यूजुअली लीड्स टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। वाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी एंड नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, है ना। फिर एक्सप्लेन कर देना कि इन डेमोक्रेसी मे प्रोवाइड यू इक्वल राइट्स, may provide you equal social status, but it cannot provide you equal economic status because it has nothing to do with the earning capacity of the people, ठीक है। बट डेमोक्रेसी हैज सर्टेन वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं उसके साथ संवेदना है हमारी, और इसलिए कई वेलफेयर स्कीम्स जो है हम उनके लिए निकालते रहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम कई बार रिजर्वेशंस भी करते हैं गरीब लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, ठीक है ना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए भी रिजर्वेशंस होते हैं कि भाई इनको भी नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति के आधार पर रिजर्वेशन होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी होता है। जैसे कॉलेजेस में अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो TFWS करके कोटा होता है, मैंने सुना था, ठीक है। इंजीनियरिंग में तो होता है, तो उसमें बहुत कम फीस में आपका काम हो जाता है, लेकिन ये कोटा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है और कई कॉलेज नहीं भी देते हैं जानबूझ के, लेकिन कायदे से रिजर्वेशन सिर्फ जाति को नहीं, गरीबी के आधार पर भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। डेमोक्रेसी कैसे? 4 ways in which democracies have been able to reduce inequality and poverty. It ensures political equality by giving equal voting rights to every citizen. Political equality देते हैं, provides a suitable environment for group activism, supports the redistributive mechanism for transferring economic benefits on the basis of requirement of any section of society. बहुत confuse करके लिखा है, बेसिकली वो आपसे पूछ रहे हैं 4 तरीके बताइए जिससे डेमोक्रेसी जो है have been able to reduce, वो reduce कर पाती है inequality and poverty को। तो पहले तो हम 4 रीजन देने से पहले लिख देंगे it may not necessarily work because it is based on social equality not on economic equality। फिर भी अगर पूछते हैं कि चलो हटा नहीं देगी गरीबी, लेकिन कम करने के लिए डेमोक्रेसी क्या करती है, रिड्यूस करने के लिए सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने, सॉरी इकोनॉमिक, सोशल लिखा है क्या, नहीं इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या करती है, गरीबी कम करने के लिए, पॉवर्टी गरीबी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमीर गरीब के बीच का गैप, गरीबी कम करने के लिए क्या करती है। तो आप लिख सकते हो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, वो वेलफेयर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी देती है उन लोगों को, यहाँ क्या है वो मत देखो, वेलफेयर स्कीम्स है, सेवरल वेलफेयर स्कीम्स लाइक यू कैन से, जो अगर बहुत ज़्यादा गरीब है तो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन उनको दे दिया जाता है, ठीक है। अंत्योदय योजना है, ठीक है। नरेगा मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो भी फेंक देना एग्जामिनर के मुंह पे कि नौकरी मिलेगा 100 साल का गारंटीड गाँव में, ठीक है, गरीब लोगों को। प्लस मैंने जैसा बताया था रिजर्वेशन भी मिलता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट जॉब्स में भी, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और क्या लिख सकते हो, ठीक है, कि डेमोक्रेसी डजंट डिस्क्रिमिनेट्स इन एनी वे बिटवीन इकोनॉमिकली अनइक्वल पीपल। कोई बहुत अमीर है, अल्ट्रा रिच नहीं, अल्ट्रा रिच, कोई बहुत पुअर है, पुअर नहीं अल्ट्रा पुअर, तो दोनों को समान अधिकार है। डेमोक्रेसी की नज़रों में दोनों इक्वल है। ये भी अगर ना ट्रैफिक रूल काटेगा तो इसको भी 4000 का चलान, इसको भी 4000 का चलान, ठीक है। ये भी कुछ अच्छा काम करेगा तो इसको भी पुरस्कार, इसको भी पुरस्कार, है ना। तो ये जो है ये होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी समान रूप में सबको देखता है। डेमोक्रेसी के पास कई वेलफेयर स्कीम्स हैं, डेमोक्रेसी के पास रिजर्वेशन है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं जिसके तहत डेमोक्रेसी रिड्यूस करता है थोड़ा इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को समाज में, ठीक है।
उसके बाद फाइनली दोस्तों दो और चीज़ें हैं जो लास्ट में आपको समझनी है। डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, वो आप एक और बार यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी, जैसा आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका विश्वास, यानी कि मतलब सबको साथ लेकर के चलने वाली डेमोक्रेसी जो है एक अपने आप में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसको ठीक से पढ़िए। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर। डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट करता है, यानी कि डेमोक्रेसी सबको साथ में लेकर के चलता है। हाँ, अलग अलग जाति है, हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन सबको, तुम लड़ो मत, सबको साथ में लेकर के चलता है डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप्स अ प्रोसीजर टू एकोमोडेट वेरियस सोशल ग्रुप्स। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। नो, डेमोक्रेसी जो है अक्सर ऐसे प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं ताकि सबको साथ में ले जाया जा सके, ताकि कहीं दो ग्रुप्स के बीच में कभी भी कोई मतभेद ना हो, दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, टू हैंडल डिविजन्स और टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। सी, किसी भी समाज में आप कॉन्फ्लिक्ट एकदम ही खत्म नहीं कर सकते। हाँ, वो तुम्हारा राम राज्य था तो वो बात अलग थी, यूटोपियन सोसाइटी, लेकिन आज के दौर के हिसाब से और आज के लोगों की बुद्धिमत्ता के हिसाब से अगर बात की जाए, मानसिकता के हिसाब से बात की जाए, तो लोगों का संघर्ष हमेशा लोगों से होता ही है। कई लोग जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो ये समझते हैं कि अच्छे नंबर लाने के लिए जो करना सही है वही सही है। किसी स्टूडेंट के अगर नंबर कम आते हैं तो वो बदतमीजी से बात करते हैं या उसको अपने लेवल का ही नहीं मानते। केवल अंकों के कारण वो अपने आप को एक ऊंचे स्तर पर देखने लगते हैं, क्योंकि समाज उनको उस स्तर पर बैठा देता है। जिसके नंबर अच्छे आते हैं, है ना, टीचर्स भी उसको, जो बेवकूफ टीचर्स होते हैं वो नंबर के हिसाब से जज करते हैं, तो वो भी उस स्टूडेंट को कुछ नहीं बोलते, ज्यादा डांटते डफराते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है बच्चा पढ़ने वाला है, वही तो मैटर करता है। और हमने स्कूल तो सिर्फ मार्क्स लेवाने के लिए खोला है और क्यों स्कूल खोला है ना। अरे एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज मार्क्स, है ना। मार्क्स आ रहा है मतलब उसको पता है कि हाउ डज डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये उसको पता है कि नहीं, वो हमको नहीं। मार्क्स आ रहे हैं ना, सब्जेक्ट पता है, जो टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी ने दी है, वो टेक्स्ट बुक का जो मटेरियल है वो पता है ना, हाँ, बस वही मायने रखता है। तो ये होता है। तो ऐसे भी कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो अपने आप को एक ऊंचे स्टेटस पे देखने लगते हैं क्योंकि सिर्फ उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि दूसरे के नंबर कैसे कमाएं। मतलब देखिए, अलग अलग तरीके की, ये आगे चल के ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ स्कूल में होता है, जॉब में होगा, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो लोग ना अलग अलग तरीके के लोग हैं। लोग ना वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स खोज लेते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें बेस्ट बनना है या तुम्हें क्लास में अपनी किसी हीरोइन को इंप्रेस करना है, तो उसके लिए जो पहले से अच्छा पढ़ता है तुम उसको अपना प्रतिद्वंदी समझोगे कि उसको मैं टॉपल ऑफ कर दूं और मैं नंबर 1 बन जाऊं। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो था नहीं, तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। वहां पे एक्सपेक्टेशंस के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना बुरी बात नहीं है, पर देखो वो एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी है। अगर वो एक्सपेक्टेशन जीवन के बारे में है, वो नीति के बारे में है, वो धर्म अधर्म के बारे में, तो समझा जा सकता है किसी बड़ी चीज के बारे में। अब जैसे हम धर्म अधर्म बोलते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है सर ये 1990 का कौन सा आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया। हाँ, हमें तो बस सीधी सी बात समझ में आती है साहब कि हमें नंबर जो है वो लेकर के आने हैं। जो अच्छे नंबर लेकर के आते हैं वो हीरो हैं, और जो खराब नंबर लेके आते हैं वो फिसट्टी है। बाकी सर स्कूल का अल्टीमेट एजेंडा तो यही है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, साथ ही साथ एंजॉय करो। और एंजॉय करने का मतलब है कि कोई दूसरा वीक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको कैसे हम रोक दे, वो तू हमारे साथ खेल, हमारा मनोरंजन करा, हम तो घर में पढ़ लेते हैं, हम तो स्कूल में मस्ती करने आते हैं। ऐसे नीच मानसिकता वाले भी कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो आप इस चीज को समझिए कि, और ये लोग आगे जाके बहुत पछताते हैं क्योंकि ये जीवन भर इस सत्य को कभी जान ही नहीं पाए कि स्कूल की एजुकेशन और स्कूल की लाइफ किस बारे में है। वो इस बारे में है कि जैसे एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी डेड पोएट सोसाइटी, है ना, वो कभी आप देखिएगा, बहुत पुरानी फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। उसका कॉपी करके बॉलीवुड में एक बहुत बकवास फिल्म बनी है, वो जो नाम लेने योग्य भी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। तो एक उसमें, उस फिल्म में डेड पोएट सोसाइटी में रॉबिन विलियम्स जो वहाँ एक्टर थे वो अभी नहीं रहे। उसमें एक फ्रेज है कार्पे डीएम, उसका मतलब होता है सीज द डे बॉयज।
उसमें वो जो टीचर होता है ना, वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाता है। तो उनका स्कूल जो है ना बहुत फेमस कॉन्वेंट स्कूल होता है। कहानी सुनिए थोड़ी देर के लिए। तो बहुत फेमस कॉन्वेंट स्कूल होता है। तो वहाँ पे ना जितने भी स्टूडेंट्स, अक्सर बड़े बड़े स्कूल्स और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है, जितने भी पिछले के बैच के स्टूडेंट पार्टिसिपेट होते हैं ना, तो क्लास फोटो जो है लगा होता है हर एक बैच का। तो वहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स की फोटोज होती हैं। कई स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिविजुअली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए या किसी कंपटीशन में नंबर 1 आए, उनकी फोटो है ना। क्लास फोटोज है, ग्रुप फोटोज है हर एक बैच की। तो वहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर आता है और बोलता है कि तुम इन कॉरिडोर्स में, जिन कॉरिडोर, तो कॉरिडोर के दीवारों पे ये फोटोज लगी हैं, ये स्टूडेंट्स के जीते हुए अवार्ड्स और मेडल्स हैं जो उन्होंने जीते थे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। तुम इन कॉरिडोर्स में रोज चलते हो, पर मैं तुम्हारा शिक्षक होने के नाते जानता हूं कि शायद तुमने कभी बहुत ध्यान से इन्हें नहीं देखा हो। तो मैं चाहता हूं कि तुम 2 कदम पास में आओ और इन तस्वीरों को देखो। और वो जब पास में जाते हैं तो देखते हैं कि वो फोटो उनसे पहले की बैचेस की होती है, बहुत पहले के, 10 20 30 साल पहले के बैचेस के। वो बच्चे जो अब पास आउट हो चुके हैं, पास आउट क्या, वो बच्चे जो अभी जीवन छोड़ के भी जा चुके हैं, क्योंकि वो तो जब से यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है तब से लेकर आज तक जितने बैचेस पास आउट हुए हैं सबकी ग्रुप फोटोज है उसमें। तो वो पास में ले जाते हैं, तो वो उस ना वहां पे कैमरा जूम होता है और वो हर एक फोटो में ना एक जवान फेस है। और बेसिकली वो यही समझाते हैं कि आज तुम जहां हो कल वहां ये थे। क्या है ये, टॉप ऑफ सॉइल है आज, है ना। और ये तुमसे चीख चीख करके कह रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसे सुनाई नहीं देगा, पर ध्यान से, गौर से, पास में जाकर के सुनोगे तो कह रहे हैं कार्पे डिएम, कार्पे डिएम, सीज द डे बॉयज, सीज द डे, लिव द लाइफ, सक द मैरो आउट ऑफ लाइफ, है ना। कि इसका मतलब है कि जीवन जियो। जीवन जीने का ये मतलब नहीं है कि मस्ती करने का, हम, है ना, क्लास बंक करके हम चले गए फिल्म देखने, है ना, या टीचर पीछे मुड़ करके बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो हम चौक फेंके उनके ऊपर। ये कई लोग गलत समझते हैं। कार्पे डीएम का या सक द मैरो ऑफ लाइफ का ये मतलब है कि अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जियो। बेहतरीन तरीके से जीने का मतलब होता है जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उन्हें एंजॉय करके पढ़ो, नो मैटर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जब आप एंजॉय करने लगोगे ना तो मार्क्स एक टाइम के बाद उतना ज्यादा मैटर नहीं करते। जब आप हिंदी का कोई पाठ पढ़ रहे हो तो उस पाठ से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना सीखो। जब आप सिविक्स पढ़ रहे हो तो आप लॉजिक समझो उसमें। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप उस दौर को समझो कि क्या हुआ ऐसा, कि क्या परिस्थिति रही हुई होगी कि जब कोई बंदा एकाएक जो है, लोग बैसाखी का मेला देखने गए, अरे है ना 13 अप्रैल को 1919 में लोग मेला देखने गए हैं, कोई झूला झूलने गया है, कोई टॉफी खाने। अरे मेला देखने तो हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सब जाते हैं, बच्चे जाते हैं। वहां पे एकाएक कोई गेट बंद कर दे और फिर बोले कोई चेतावनी नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, चले जाओ, कुछ नहीं, सीधा गोलियां चलाने को कहे और गोलियां चले एक के बाद एक। शुरू में तो सपने जैसा लगेगा, उस दौर को समझो और उस दौर के बाद कैसे देश का पारा बढ़ा और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई रॉलेट सत्याग्रह में, इसे समझना कहते हैं। यह है सक द मैरो आउट ऑफ लाइफ। जो पढ़ाई को समझ पाए, जो स्टूडेंट्स ये समझ पाए कि जीवन को खुल के जीने का मतलब है कि लाइफ की इस फेसेस को एंजॉय करो, गेम्स पीरियड में अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स खेलो, स्कूल की लाइब्रेरी से नफरतें जाकर देखो, कोई तो ऐसी किताब होगी जो तुम्हें पसंद होगी, है ना, वो देखो। स्कूल में दोस्तों के साथ एंजॉय करो, ये समझ में आता है। हंसी मजाक करो, ये समझ में आता है। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। इस उम्र में जो तुम्हें सही लगता है कि मेरी ये हॉबी है, मेरा ये पैशन है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज को परस्यू करना चाहिए। सर अभी तो हमारी डेट शीट आ गई है, हाँ आ गई है, तो अभी तुम्हारा पूरा ध्यान बोर्ड पे ही होगा, होना चाहिए, कर लो। लेकिन साथ ही साथ अगर कभी तुम्हें समय मिलता है इस कक्षा में या अगली कक्षा में, तो जिन विषयों में तुम्हारी रुचि है वो करो। क्योंकि ऐसे भी देखो, अब तुम एपिटोम पे पहुंच गए हो। एपिटोम यानी कि चरम ऊंचाई पे। 10वीं के बाद 11वीं में जब जाते हो ना तो पढ़ाई बढ़ती नहीं है, एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 11वीं में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाते। ब्राइट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। 12वीं में हो जाता है, ठीक है, 12वीं तक आदत हो जाती है। और 12वीं का सिलेबस थोड़ा कंपैरेटिवली साइंस के बारे में बात कर रहा हूं, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना 11th का है। तो ये तुमको अभी से बता रहा हूं, 11th में एकाएक बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है, और ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 11th में जब जाओगे, और स्पेशली अगर साइंस लिया है, इवन कॉमर्स भी लिया है, तो शुरू से पढ़ना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जीवन अब नहीं जिया तो फिर तुम नहीं समझ पाओगे।
फिर तुम जीवन भर यही सोचते रहोगे और अपने बच्चों को भी यही गलत संस्कार दोगे कि स्कूल होता है मस्ती करने के लिए। ये रे क्या होता है, ये स्कूल में बस जाओ मस्ती करो या फिर दिन भर पढ़ते रहो, है ना, इधर ना उठ के ना इधर देखो ना इधर देखो, सिर्फ किताब में घुसे रहो और करते रहो। अरे ये 11वीं 12वीं में करे तो समझ में भी आता है, 15-16 साल में कौन सा पढ़ाई का प्रेशर है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अरे कभी देखो क्या है इस चैप्टर में। एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी कैसे सबको साथ लेकर के चलती है, क्यों, क्योंकि वो ऐसे यूनिक नॉर्म्स क्या कह सकते हो, वो फॉलोज ले लेती है ना। फॉलोज लेने का मतलब वो कोई ना कोई ऐसा वे निकाल लेती है, कोई मेथड डिवाइस कर लेती है जिसके तहत सब लोग जो एक ही पाथ को फॉलो करें, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल, कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है, समाज में संघर्ष सदा रहा है, सदा रहेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे 1000 गुना ज्यादा संघर्ष किया है, तो संघर्ष सदा रहा है, सदा रहेगा, किंतु उस संघर्ष को कैसे कम से कम करें, वो है हमारा। तो इन सोसाइटी द कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल, ठीक है, बट हाउ वेल कैन यू हैंडल इट, एंड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी इन द फॉलोइंग वेज। डेमोक्रेसी डेवलप्स कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड्स, ठीक है। अब मानो बिहार और बंगाल में लड़ाई हो गई कल को, है ना, कि रसगुल्ला जो है वो कहाँ का है। ऐसे बहुत पहले केस मैंने सुना था, बिहार कह रहे हैं कि नहीं रसगुल्ला एक्चुअली बिहार में ही पहले बनता था, बंगाल कह रहा है बंगाल में, भाई बिहार में कैसे बन रहा है, बिहार में लिट्टी चोखा बनता होगा, बंगाल में पहले बनता था। फिर अलग अलग तरह के तर्क दिए गए, ये तो बंगाली डिश है, और बिहारियों का कहना है कि पाटलिपुत्र तो पहले सब जगह था ना। अरे पाटलिपुत्र है सीन द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। चंद्रगुप्त मौर्य से समुद्रगुप्ता है ना, अलग अलग डायनेस्टी है, गुप्ता एम्पायर अलग है, मौर्यन एम्पायर अलग है। उसने गोल्डन एरा देखा है। गौतम बुद्ध जो बुद्ध की भूमि है बिहार, या तुम जो पाटलिपुत्र का मगध जिसको कहा जाता था, वो बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसमें बंगाल भी आता था, तुम्हारा उत्तर प्रदेश भी आता था, तुम्हारा झारखंड भी आता था और कुछ उड़ीसा भी आता था, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोविंस था वो, ठीक है। और उस प्रोविंस को उसकी आइडेंटिटी बंगाल से नहीं मिली थी, उस प्रोविंस को उसकी आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश से नहीं मिली थी, झारखंड से नहीं मिली थी, उड़ीसा से नहीं मिली थी, उस प्रोविंस को उसकी आइडेंटिटी मगध से मिली थी, ठीक है। अब वो मगध नरेश जो थे, है ना, जरासंध जैसे मगध नरेश थे, उनके बाद भी मगध काफी समय तक रहा। तो मगध जो है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, बिहार के केंद्र में जो आज है, वो काफी पुराना प्रोविंस है। तो ऐसे लोग देखो छोटी छोटी बातों पर भी कभी कभी विवाद हो जाता है एक डिश को लेकर के कि इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्चुअली में क्या है, ठीक है, एक्चुअली कहाँ के निवासियों ने इसे सबसे पहले बनाया। तो अब क्या है कि अब छोटी सी मिठाई पे अगर रिवोल्ट हो सकता है या फिर अगर तकरार हो सकती है, तो डेमोक्रेसी क्या करता है, एक ऐसा वे डेवलप करता है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कंपटीशन हो। जैसे कि क्या, जैसे कि वो सरकारों को बोलेगा कि कुछ करो कि तुम्हारे देश में ज़्यादा विकास हो, तो वेस्ट बंगाल की सरकार कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में आए, बिहार की सरकार कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार की सरकार में आए। तो होगा ये बेसिकली कि ना एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दो। जब दो लोग लड़ने पे तुली गए हैं ना, तो एक प्रोडक्टिव कंपटीशन कर दो कि तुमको लड़ना ही है ना, तो एक काम करो, तुम ना विकास के तौर पे लड़ो, जो ज़्यादा विकास करेगा अपने एरिया में वो जीत जाएगा, है ना। तो इस चक्कर में दोनों ज्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली तुम्हारे देश का विकास होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी डेवलप्स कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड्स, डेमोक्रेसी डेवलप्स अ प्रोसीजर टू कंडक्ट कॉम्पिटिशन अमंग सोशल क्लासेस, अमंग डिफरेंट स्टेट्स, ये भी लिख सकते हो। दिस reduces the possibility of conflicts and social tensions. Democracy evolves mechanisms to negotiate. No society can fully and permanently, वो वही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि कोई भी समाज पूरी तरीके से विरोधाभास से मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू मेक श्योर कि सब लोग साथ में रह करके चले। अब डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, इसमें डेमोक्रेसी गेन्स फुल मार्क्स। बाकी सब में किसी में 80, किसी में 85, रिडक्शन वो किसमें था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें डेमोक्रेसी का स्कोर कम था, क्योंकि डेमोक्रेसी में जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा तो डिक्टेटरशिप में होता है। लेकिन वहाँ हमने देखा कि दोनों के रेट ऑफ डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, प्लस डेमोक्रेसी के पास और बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस है जो डिक्टेटरशिप के पास नहीं है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देखी थी। लेकिन अब यहाँ पे इसमें 100 on 100 स्कोर डेमोक्रेसी को मिलता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स में। इसमें जो है, इसमें तो आप कह सकते हो कि 100 on 100 स्कोर जो है डेमोक्रेसी को मिलता है, ठीक है।
डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, है ना. एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स. समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस अमंग इंडिविजुअल्स एज दे फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Third point, democracies throughout the world have recognized and achieved this respect and freedom in various degrees, but it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. देखिए बेसिकली बहुत घुमा फिरा के बात की गई है. डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, मेन मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है इसमें, डेमोक्रेसी हैज अ परफेक्ट स्कोर. Democracy is the absolute best form of government when it comes to promoting enhancing the dignity and freedom of citizens. Why? Because in democracy, the citizens have a lot of dignity, they have a lot of freedom, है ना. डेमोक्रेसी अब लिख देना, डिग्निटी मतलब सम्मान. सबके पास, तुम रोड सड़क पे चलते कोई आम आदमी भी हो, तुम्हारे पास भी उतने ही अधिकार है जो मतलब मोदी जी के पास है ना. सेम राइट्स हैं, सेम फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब कोई कुछ छोड़ा ही नहीं है. सेम सब जन समान, वो वाली फिलॉसफी थी ना. वो पहले जैसा नहीं था कि नहीं वो मतलब वो मजदूर है तो उसको बिजनेस करने का राइट कैसे दे देंगे, वो तो लायक ही नहीं है. नहीं, उसको सब राइट है. वो छोटा सा ही कोई बिजनेस करे वो कर सकता है. वो बिजनेस करके फेल हो जाए कोई, है ना, वो कर सकता है, उसके पास राइट है ना. फेल होने का भी अधिकार है, क्योंकि देखो सक्सेस क्या है, फेलियर से पहले का फेलियर के बाद का चैप्टर. तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की, डेमोक्रेसी में किसी तरीके का कोई बार नहीं है कि मतलब नहीं इतना होना चाहिए, इस हाइट तक आओ उसके बाद ही इस राइट पे जा सकते हो, ऐसा कोई बार नहीं है. तो डेमोक्रेसी में जो है किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ठीक है, इक्वल राइट्स हैं, फ्रीडम है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी भी सबको इक्वल है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सब एक ही देश के नागरिक हैं. ऑलराइट, और तुम किसी की डिसरिस्पेक्ट करते भी हो तो वो तुम्हारे खिलाफ पर्सनल और लीगल एक्शन भी ले सकता है. तो डेमोक्रेसी देखा जाए तो ओवरऑल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स. ऑलराइट, अब डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स में देखते हैं पहले कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ विमेन को कैसे. The long struggles of women have created some sensitivity today that respect and equal treatment of women are necessary for democratic societies. ठीक है, अतीत में बहुत कुछ हुआ, इसकी वजह से आज हमें पता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट विमेन का नेसेसरी है. बट women are not always treated with respect. Once the treatment is recognized, it becomes easier for women. देखो ये बहुत भाषण दिया है यहाँ पे, एकदम ही बकवास और अननेसेसरी पॉइंट्स है. डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ विमेन मतलब पॉइंट्स अपनी जगह सही है, लेकिन तुमको क्रक्स समझना होगा. ये बाकी हवाई फायर तो तुम भी कर सकते हो. डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ विमेन कैसा है, तो उसमें 2-3 चीज़ें याद रखना कि विमेन जो है उनके लिए हमने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं. विमेन के लिए बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो आया था, स्पेशली विमेन के लिए, घरेलू हिंसा के लिए नहीं, मतलब घरेलू हिंसा के लिए वो कानून है, अगर होगी तो आप नहीं कर सकते, उस कानून के तहत आप पे कार्रवाई होगी. तो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना. महिला निवारण केंद्र सब जगह होते हैं, यानी कि बहुत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट की. ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे लॉज विमेन के लिए बनाए गए हैं. ठीक है ना, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, या डाउरी डेथ के खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी कानून है ना. वो सारी चीज़ें, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं. उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि विमेन को कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल स्टेटस है मेन के मुकाबले. संविधान कोई भेदभाव नहीं करता पुरुष और स्त्री के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल स्टेटस है. कुछ देश हैं ऐसे जिनके नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ पे ये अभी भी ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे एक मिडल ईस्ट का देश था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ पे विमेन को वोटिंग राइट्स भी काफ़ी लेट मिले, और ड्राइविंग राइट, वोटिंग तो मिल भी गया था, ड्राइविंग राइट्स बहुत ज़्यादा लेट मिले, नहीं देते थे. खैर फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप ये समझिए कि विमेन को किस तरीके से सपोर्ट होता है उनकी डिग्निटी या उनके फ्रीडम में. बहुत सारे लॉज हैं उनके फेवर में, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज से ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फेवर में. कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर ऑलवेज सीन एज द सेम एज मेन. ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें तो एक ही पॉइंट याद रखिएगा, रिजर्वेशन. ठीक है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जिनके साथ अतीत में कोई डिसएडवांटेज किया गया था, ठीक है, इन ग्रुप्स के लिए क्या है, इन ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशंस हमने दे दिए हैं. ठीक है,
जिनके साथ कभी इनइक्वालिटी हुई या कोई एट्रोसिटी, कोई घिनौना काम हुआ। आपको पता है पहले छुआछूत की प्रथा सदा से तुम्हारे देश में नहीं थी, पर एक अनफॉर्चुनेट इतिहास रहा है, खासतौर पे उन इन्वेजन्स के बाद। उससे पहले नहीं था। तो इन्वेजन्स के बाद स्पेशली जब ये सब हुआ तो कई लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह से उन लोगों को अवसर नहीं मिला जिन लोगों को मिलना चाहिए था। कई लोग जो सदा दब करके रह गए, क्योंकि और जब तक वो उभरे तब तक जो उनसे ऊपर थे वो उनसे बहुत आगे निकल चुके थे, इसलिए ये लोग भी रेस में आ पाए। इसलिए हमने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है लेकर के आया। तो डेमोक्रेसी जो है वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स की फ्रीडम और डिग्निटी के बारे में भी बात करती है, उनको रिजर्वेशन दे करके, उनको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ जो एक पॉइंट था कि women आर द सेम, women आर ट्रीटेड इक्वली, women आर कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल टू men। वहाँ पे भी यही है कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनली आम लोगों के बराबर ही अधिकार दिए गए हैं, इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, संविधान कभी भी भेदभाव नहीं करता कि ये औरत है तो इसको कम अधिकार दो, ये छोटी जाति या निम्न जाति से है तो इसको ज़्यादा, इसको भी कम अधिकार दो, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनली इवन पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैव बीन गिवन इक्वल स्टेटस, just like any other citizen have been given equal rights and opportunities। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस they have been given reservations। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ कुछ चीज़ें हर किसी के बारे में देख ली है। हर किसी के बारे में, जैसे विमेन के बारे में कुछ सटीक पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी अदरवाइज मोर और लेस देयर इज़ नथिंग मोर टू दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फिर वो फुल चैप्टर वाला वीडियो देखें जो मैंने बनाया था लास्ट ईयर, लेकिन आप देखना चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनीवेज आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग एल्स हियर। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए मैं इस सेशन को यही एंड करता हूँ। फिर आपसे कुछ दिनों में मुलाकात होगी किसी और फटाफट चैप्टर के साथ, है ना। फिलहाल मैं इस सेशन को यही एंड करता हूँ। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।